आ जाएंगे बच्चे, जब तक शुरू कर लेते हैं क्योंकि आज पठाई भाग है या भौतिक वाला पार्ट है वो पूरा हमारे खत्म करना है। ठीक है। प्रिंस सुथार, गुड मॉर्निंग। सुमेर, वेरी गुड आफ्टरनून है। सबसे कम ऊंचाई, देखो अगर सबसे निम्नतम बिंदु पूछे तो हमें क्या करना है, मध्य अरावली के अंतर्गत। और सबसे कम ऊंचाई की अगर जयपुर के हमने लिखा है जयपुर में, अगर जिला पूछे तो मैंने लिखवाया था जिला, अगर पर्टिकुलर अगर जिला पूछता है कि कहाँ पर है तो आपको जयपुर वाला। अगर निम्नतम बिंदु पूछे सबसे कम गहराई वाला, सबसे निम्नतम बिंदु, तो सबसे कम ऊंचाई, अगर ऑप्शन को देखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। ठीक है, ऑप्शन में जिले के हिसाब से पूछा गया या अरावली के हिसाब से पूछा गया। अगर वहाँ पे पुष्कर लिखा गया है पर्टिकुलर तो आपको पुष्कर घाटी यानी जिल हाँ, तो फिर उसमें अजमेर और जयपुर दे रखा तो आपको अरावली की औसत ऊंचाई की अगर सबसे कम देखें तो आपको जयपुर ही करना पड़ेगा। क्योंकि हमने कहा था कि देखो उत्तरी अरावली है उसके 450 मीटर का औसत थी, 700 मीटर आपकी कहाँ मानी हमने मध्य अरावली में, और 1000 मीटर हमने कहाँ मानी है दक्षिण अरावली में। तो उत्तरी अरावली में ही ऊंचाई औसत रूप से क्या है, कम देखने को मिलेगी। सर राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक लें? अभी एक बार जितना आपको लिखवा रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, उसको पढ़ो। उसके बाद में अगर लग रहा है तो आपको खरीद लेना, नोट्स आप देखना और उसके बाद में बुक देख लेना। अब ध्यान देना, अपना लास्ट क्लास में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अब बातें नहीं, पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो हमने शुरू किया था। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में हमने माही बेसिन है वो हमने देख लिया, माही बेसिन है वो हमारा पूरा हो गया था। उसके बाद में हमने बनास बेसिन है, बनास बेसिन है वो हमने देख लिया। और लास्ट हमारा जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। और चंबल के बाद में हमें देखना है बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन। ठीक है। चंबल बेसिन में हमने लगभग लास्ट क्लास में कर चुके थे। कुछ पार्ट है जो आपको ऐड करना है, क्योंकि चंबल बेसिन में हमने कहा था यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, डांग, और एक तो डांग भूमि, और एक हमने कहा था यहाँ पर है उत्खात भूमि, उत्खात या बीहड़ भूमि है वो हमें देखने को मिल रही थी। और हमने कहा था कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण है किस नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा किए जाते हैं। किस नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा। ठीक है। अगर उसी बीहड़ में आप लिखेंगे, इस बीहड़ का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है मुख्यतः राजस्थान में, तो विस्तार की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कोटा से, कोटा से धौलपुर का जो क्षेत्र है आपका, धौलपुर तक, धौलपुर तक आपको क्या है, इन बीहड़ों का विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ है किस जिले में है, तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बीहड़ों का विकास, सर्वाधिक बीहड़ है अगर जिला विशेष की अगर बात करें तो आपको क्या करना होगा, धौलपुर। कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, धौलपुर में। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आपका जो सवाई माधोपुर का जो करौली का पार्ट है वहां पर भी भीड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। लेकिन सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो धौलपुर में, अगर विस्तार की अगर बात करते हैं कहाँ से, तो कोटा से शुरू होते हैं और लास्ट कहाँ तक जाता है इनका भीड़ों का विकास, विस्तार है वो आपका धौलपुर तक देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आपको वहाँ पे नोट करना है। उसके अलावा इसी चंबल बेसिन में, उसी में एक पॉइंट जो आपको लास्ट इसमें लिखना है, इसी चंबल बेसिन में, बेसिन में विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं। और इन स्थलाकृतियों की अगर बात करते हैं तो आप लिखेंगे इसमें, जैसे उत्खात भूमि है, उत्खात भूमि है, वहीं पे छिप्रिका है, छिप्रिका है, जलप्रपात है, जलप्रपात है, वहीं पर नदी का गार है, नदी का गार। ठीक है। और उसी में आपका डाग है, डांग है, और उसी में आप कहेंगे बीहड़ है, इनको भी इसमें शामिल कर देंगे। ये विभिन्न प्रकार की जो आपकी स्थलाकृतियां हैं वो यहाँ पर है। और ध्यान रखना ये सारी की सारी स्थलाकृतियां हैं चंबल नदी के द्वारा क्या है, निर्मित की जाती हैं। जलप्रपात आपको पता है किसी भी ऊंचाई से, जब पहाड़ी क्षेत्र से या उच्च स्थल से जब जल का नीचे गिरना होता है वो प्रपात कहलाता है। छिप्रिकाएं क्या होती हैं, जो तीव्र ढाल वाली जो स्थलाकृतियां होती है, जहाँ पर ढाल प्रवणता ज्यादा होती है वो क्या कहलाती हैं, छिप्रिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। वहीं आपको पता है उत्खात भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, उसी को आप क्या कहते हैं, उत्खात भूमि। बीहड़ है, बीहड़ का मतलब क्या है, आप, मैंने एक भूमि पर एक मूवी का नाम बताया था, पान सिंह तोमर। ठीक है। उसी में ध्यान रखना, इसी में आप काफी बार पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, आजकल तो नहीं पूछा जाता, जो डाकुओं की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली
किसे कहा जाता है, ऐसे पूछा जाता था, तो जो बीहड़ प्रदेश होता था उसे क्या कहा जाता था, डाकों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो ऐसा कोई डाकू कोई विशेष ऐसा कोई बचा नहीं है। वो जो दौर था डाकुओं वाला जो आपका, वो चला गया है, ठीक है। और फिर भी बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डाकुओं की शरण स्थली किसे माना जाता है, तो किसको, बीहड़ भूमि को माना जाता है। क्यों माना जाता है, इस बीहड़ में बहुत सारे ऊपर नीचे की जो भूमि होती है, तो वहां पर छुपने की क्या है, अच्छी जगह हुआ करती थी वहां पर छुपने की। और वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे डाकू है, जैसे पान सिंह तोमर ही आप देखते हैं, बोला आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई, ठीक है। और लास्ट में भी वो क्या है कि भाग कर निकल ही जाते हैं, वो नाला क्रॉस करते हैं कि जिंदा तो नहीं पकड़ा जाऊं। तो कहने का है कि वहाँ पर छुपने की व्यवस्थाएं क्या है, ज़्यादा है। वहाँ पे खींप है, जो पुड़े आप स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर, और जो मूवी आप देखेंगे पान सिंह तोमर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको और समझ आ जाएंगी, ठीक है। एक बार इतना सा आप नोट कर लीजिए उसी में, आपका चंबल बेसिन वाले में, और उसके बाद में बाणगंगा में हम चलेंगे। जोगेंद्र सर, टेक्निकल हेल्पर का प्री एग्जाम कब होगा? अभी देखो फॉर्म आपके भरने शुरू हो जाएंगे, तो अभी एग्जैक्ट डेट तो है नहीं आपका। 1.5 महीने के आसपास आप मान के चलिए, 1.5 महीना तो कम से कम आप मान के चलिए। इतना नोट करना है आपको, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। क्या चीज़, क्या कह रहे हैं? रिवीजन, रिवीजन तो साथ साथ करो। रिवीजन तो क्या है, रिवीजन का तो भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई सिलेबस होगा तब आप कहोगे कि हम रिवीजन करें। अभी चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि भाई पूरे नोट्स तैयार करोगे उसके बाद में प्लान बनाओगे हाँ अब रिवीजन करना है? मैं बता दे रहा, अभी वो सारा ही मैं बता दे रहा हूँ एक बार, एक सारा। गौरव शर्मा, पान सिंह तोमर मूवी में मेरे अंकल ने भी रोल किया है। हाँ बिल्कुल किया होगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी है। हाँ, पूरा जी के रहेगी उसमें। देखो, जैसे ज्योग्राफी की आपकी जनरली जो आपकी ज्योग्राफी की जो किताब है, पहले जो अपनी जो पीआरपी पब्लिकेशन की निकली थी, वो लगभग आपकी 350 पेज की है। और अभी जो निकलेगी उसमें लगभग कोशिश की जा रही है कि उसमें सारे तथ्यों के साथ में 50 पेज में पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दी जाए। हाँ, इकोनॉमी उसमें 50 में इकोनॉमी का पार्ट आपका होगा, वो आ जाएगा, ठीक है। पूरी बुक का जो है सेगमेंट है, मतलब है मान के चलिए कि आपको 100 150 पेज में, 150 पेज में पूरा, मतलब आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमी वाला पार्ट है वो पूरा करने का। हाँ, वो देखो आप बहुत जल्दी महीने भर के अंदर अंदर आपको अंदर अंदर मिल जाएगी उसमें। उसमें क्या है कि आपको 150 पेज है, आपको रिवीजन करने के लिए पढ़ा हुआ होगा, ज़्यादातर चीज़ें वही होंगी जो हमने पढ़ी हैं। सब आपका क्या है, एक तो सीधे फैक्ट है वो याद नहीं होते, जो चीज़ आप पढ़ चुके होगे उसी को जब आप रिवीजन करोगे ना, तो उसमें आपको सब चीज़ें क्या होंगी। और वो आपके लास्ट अगर 10 दिन भी अगर आपको मिल गए रिवीजन के उस बुक को, तो 10 दिन में कम से कम आप 4 से 5 बार उसको रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, वन लाइनर रहेगी, सीधी टू द पॉइंट रहेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई समझाने का, क्योंकि समझने की बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं। हेमंत सैनी सर, मैथ की क्लास लाइव होगी या रिकॉर्डेड? लाइव ही चलेगी जो भी है। अब थोड़ा सा आप लोग लिखने का काम थोड़ा सा जल्दी रखेंगे तो सिलेबस थोड़ा सा हम समझ कर आगे जल्दी निकल लें, ठीक है। हो गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी तो अब आए हैं, तो अब लिखना शुरू करेंगे, पानी वानी पी के। इतना सा छोड़ देना, इतना सा 2 लाइनों का पेज छोड़ देना, आगे से लिखना बाद में लिख लेना। है। हाँ, डांग क्या होती है, पथरीला उबड़ खाबड़ जो भूमि का जो क्षेत्र होता है, कल की क्लास में हमने लिखा भी था, ठीक है। जो कहाँ पर सर्वाधिक, कहाँ पर करौली में पाया जाता है, और हमने कहा था कि भाई करौली को फिर क्या है, डांग की रानी भी कहा जाता है। हो गया। चले 2 लाइनें छोड़ देना जो बाद में आए हैं, अभी आगे चलते हैं, नहीं तो क्या है किसी में लगे रहेंगे, ठीक है। उसी में आगे हेडिंग डाल लेना, बाण गंगा का मैदान। बाण गंगा का मैदान या बेसिन। अब ध्यान देना, बाणगंगा की अगर बात करते हैं, तो ध्यान देना पहले ये हुआ करता था कि बाणगंगा जो बेसिन है इसके विस्तार की अगर बात करते थे, पहले बाणगंगा के विस्तार की अगर बात करते थे, तो पहले क्या होता था, आप कहते थे सर जयपुर, दौसा और भरतपुर, भरतपुर को शामिल करते थे, ठीक है। 3 ही आप क्या है मुख्य रूप से इसमें जिलों को आप शामिल करते थे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें कि भाई इसके विस्तार की, तो ध्यान से देखना, बाणगंगा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बाणगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो एक पहाड़ी है जयपुर के पास में, पहले जयपुर में पड़ती थी, अभी कहाँ पड़ती है आपकी, कोटपुतली बैरोड में। अब ये पहाड़ी है आपकी कौन सी, बैराट की पहाड़ी, कौन सी है, बैराट की पहाड़ी।
पहली बैराट की पहाड़ी की अगर बात करते थे तो कहाँ पड़ती थी आपके जयपुर में। अब कहाँ पड़ती है ये कोटपुतली बैरोड में। अब ध्यान रखना, अब जयपुर के साथ साथ में एक जिला और कौन शामिल हो जाएगा इसमें, कोटपुतली बैरोड। एक जिला कौन सा शामिल करोगे आप इसमें, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, एक तो ये शामिल हो गया। उसके बाद में आप कहेंगे सर भरतपुर से हमने किसको अलग कर दिया, डीग को, किसको अलग किया है, डीग को। तो यहाँ पर डीग और इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो वर्तमान संदर्भ में दो जिले और इसमें शामिल हो जाते हैं इस नदी बेसिन में। वो कौन से आपके, कोटपुतली बहरोड का पार्ट और एक आपका डीग का पार्ट। अगर बेसिन की बात करते हैं तो कुछ हिस्सा इसमें खैरथल तिजारा का है, कुछ पानी छोटी जो नदियां बहकर आती हैं वो शामिल होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप कहेंगे कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर और डीग का पार्ट है वो शामिल होगा। क्यों, क्योंकि यही बैराट की पहाड़ी से आपका किसका उद्गम होता है, आपका, आप कहेंगे यहीं से किसका उद्गम हो रहा है, आपकी बाणगंगा नदी का। ठीक है, और आगे ये बाणगंगा नदी है किसमें जाके मिल जाती है, आपकी यमुना नदी में। किसमें जाके मिलती है, यमुना में। ये नदी कौन सी आपकी, यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है, इसी यमुना नदी में यूपी में जाकर ये क्या है, मिलती है। और इसका उद्गम आप कहेंगे बैराट की पहाड़ी, बैराट के बाद में ये किसमें प्रवेश करती है, जयपुर में प्रवेश करती है, जयपुर के बाद में ये कहाँ पर, दौसा में प्रवेश करती है, दौसा के बाद में ये भरतपुर, और भरतपुर के बाद में ये डीग का जो पार्ट है आपका, वहां पर होके ये आगे कहाँ निकल जाती है आपकी, आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश में निकल जाती है, और वहां पर जाकर ये किसमें मिल जाएगी, यमुना में। अब ध्यान देना, इसी में आप लिख लेना, बाणगंगा है उसमें लिखना, वर्षा के समय, वर्षा के समय, समय इसका जल, इसका जल, जल यमुना में, यमुना में पहुंचता है, पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा भरती आपकी बहती रहती है, ये क्या है, मौसमी नदी है। बाणगंगा की अगर बात करेंगे तो कैसी नदी है, मौसमी नदी है। जब वर्षा आती है तो इसका पानी है बहना शुरू होता है। ठीक है, जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता है तब तक सर्दियों को क्रॉस करके तब तक इसका पानी क्या है, सूख जाता है। और यमुना नदी में भी कब जाएगा इसका, आपका लास्ट जब आपके बाढ़ का जो पानी आएगा उसमें। तो इसके आसपास का ये जो क्षेत्र होगा, इसके आसपास का जो क्षेत्र है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, बाणगंगा बेसिन या मैदान। ये क्या कहलाएगा आपका, बाणगंगा मैदान या बेसिन। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, जो आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके विस्तार का पूछ सकते हैं। एक जो जनरली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो है, जैसे हमने कहा पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान की हमने बात की अरावली के पश्चिम में, तो सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा था, हमने कहा अरावली के पश्चिम में सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा था, घग्गर का मैदान लिखा था, नहीं लिखा हमने। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरावली के पूर्व में सबसे उपजाऊ मैदान, अगर हमने कहा कि भाई भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे उपजाऊ मैदान पूर्वी मैदान। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि अरावली के पूर्व में, अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान, या क्वेश्चन ऐसा पूछ लीजिए पूर्वी मैदानी भाग का, पूर्वी मैदानी भाग का सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर आपका जो है आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, बाणगंगा, बाणगंगा का मैदान। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देगा आपको मेवाड़ का मैदान भी दे देगा, यहाँ पर मालपुरा करौली का मैदान दे देगा, यहीं पर आपका बाणगंगा का मैदान दे देगा, या हो सकता है कि सीधा सीधा माही का मैदान आपको दे दे, बनास का मैदान, या आपको चंबल का मैदान, और एक आपको दे दे बाणगंगा का मैदान। तो उसमें कौन सा आंसर होगा आपका, बाणगंगा। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक समतल भूमि जो पाई जाती है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि चंबल नदी है वो भी देखो बीहड़ का उबड़ खाबड़ जमीन का भूमि का निर्माण कर रही है, बनास नदी है वो ज्यादातर पथरीले एरिया से निकल के आती है। ठीक है, तो उसका इतना क्या है कि उसका भी इतना समतल मैदान है नहीं प्राप्त होता है। सर्वाधिक समतल भूमि जो प्राप्त होती है उसी नदी से, तो आप कह सकते हो सर्वाधिक, इसी में आप लिख सकते हैं नोट डाल के, सर्वाधिक, सर्वाधिक समतल मैदान, समतल मैदान इसी बेसिन के अंतर्गत, इसी बेसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। सर्वाधिक समतल जो मैदान है इसी नदी बेसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं।
ध्यान देना, कल कोई बच्चा कह रहा था मक्का उत्पादन की उनकी बात कर रहे थे, तो मक्का उत्पादन में अभी जो आपका इकोनॉमी सर्वे आया है उसमें जो करंट डाटा आ रहे हैं उसमें आपका भीलवाड़ा लिखा आ रहा है, ठीक है। तो वो अपने इकोनॉमी सर्वे वाला जो पार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे उसको। उसमें 2022-23 में चित्तौड़गढ़ माना है, और अभी जो 24-25 का जो अभी आएगा उसमें जो माना है जो अभी, उसमें आपका भीलवाड़ा का स्थान सर्वाधिक मान रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो कृषि वाला जो पार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। हो गया, बनाओ जल्दी। बाणगंगा बेसिन में इतना ही है, और मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आएंगे तो कल वाला तो आपने पढ़ लिया था, इसमें तो यही चीज़ें हैं अगर बाणगंगा के मैदान से बनेंगे तो, ठीक है। बता देंगे। अरे बस, हो गया। को बच्चा कह रहे सर्वाधिक भेड़ भूमि, सर कह रहे हैं कोटा में है, लेकिन कोटा में के कोई आंकड़े नहीं है, धौलपुर ही रहेगा। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे थे। मोरल, कौन पूछ रहा था। मोरल बेसिन है, मोरल किसकी सहायक नदी है। मोरल किसकी सहायक नदी, बनास की, तो स्वाभाविक सी बात है किसके बेसिन में आएगी, बनास बेसिन में। आगे हेडिंग डाल लीजिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान का। सर टाइम पहले वाला सही था, देखते हैं वो। ये क्या है कि टाइम वाइम तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। उसी में लिखेंगे आप सर्वाधिक, जो हम पठारी भाग का विस्तार देखेंगे तो पहले तो आप कहेंगे यह है मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसका विस्तार राजस्थान के, राजस्थान के 7 जिलों में, 7 जिलों में मुख्य रूप से, मुख्य रूप से है, 7 जिलों में मुख्य रूप से है। अब ध्यान रखना, 4 जिले तो सीधे सीधे आपके हाड़ौती क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको 4 जिलों की अगर बात करते हैं तो ये 4 जिले तो आपके कौन से होंगे, सीधे से आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र के, ये तो सभी को याद होता है, हाड़ौती प्रदेश के जो है आपके, या हाड़ौती का पठार भी कह देते हैं। 4 जिले तो वो होंगे। अब ये 4 जिलों में आप कहते हैं कौन कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन सा, झालावाड़। तो 4 तो ये सीधे सीधे इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आपका जो चित्तौड़गढ़ का जो हमने पार्ट बताया था, देखो आपको मैप में हमने देखा था छोटा सा भाग जहाँ पे रावत भाटा स्थापित है, जहाँ से चंबल नदी प्रवेश करती है, वो कौन सा, रावत भाटा। तो चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा है, रावत भाटा क्षेत्र है आपका चित्तौड़ का, वो बड़ा प्रदेश है चित्तौड़गढ़ का, ये बड़ा प्रदेश भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। इसके अलावा आपने ऊपरमाल का पठार देखा होगा, ऊपरमाल पठार, ठीक है। ऊपरमाल पठार की अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार है आपको कहाँ से, चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़गढ़ में एक स्थान विशेष है भैंसरोडगढ़, और वहां से भीलवाड़ा के कहाँ तक जाता है, बिजोलिया तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें तो ऊपरमाल का जो पठार है इसी में आप लिख लेना भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, और ये कहाँ पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़।
से बिजोलिया, बिजोलिया तक, बिजोलिया तक। और बिजोलिया कहाँ पड़ता है आपका? भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना, जो उपरमाल का जो पठार का जो भीलवाड़ा वाला जो पार्ट है, तो एक जिला कौन सा शामिल हो जाता है इसमें? आपका नया भीलवाड़ा। कौन सा शामिल हो गया? भीलवाड़ा। तो चार, एक चित्तौड़गढ़ का पार्ट 5 और एक चठा आपका भीलवाड़ा, और एक आपका इसमें उत्तर पूर्वी बांसवाड़ा का जो पार्ट है वो शामिल किया जाता है। बांसवाड़ा शामिल है, उत्तर पूर्वी जो बांसवाड़ा का जो पार्ट है वो शामिल है। अब आप कहोगे सर प्रतापगढ़ को क्यों नहीं शामिल किया गया? करेंगे चर्चा इसमें, प्रतापगढ़ को क्यों शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये विस्तार आपको कितने राज्यों में, सॉरी जिलों में आपको देखने को पड़ेगा? 7 में। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं है, बाकी आप इसमें देखेंगे ना, विंध्यन कगार भूमि वो इसी का भाग है। और विंध्यन कगार भूमि आपको कहाँ देखने को मिल रही है? बूंदी से शुरू होगी, बूंदी वाले पार्ट से, और किधर जा रही है आपकी सवाई माधोपुर करौली वाला जो पार्ट है आपको वहां तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, करेंगे चर्चा उस पर भी। उसी में लिखना इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर है, 500 मीटर है। ये ऊंचाई मापी जाती है, ये 500 मीटर है, 1000 मीटर है, ये किससे मापी जाती है? जैसे हम कहते हैं कि जो ऊंचाई मापते हैं, किससे मापते हैं? समुद्र तल से। किससे मापते हैं? समुद्र तल से। किससे मापते हैं? समुद्र तल से। समुद्र तल क्या होता है? जैसे आप देखते हैं कि भाई सागर में, जब सागर महासागर को जब जाएंगे ना, तो उसमें ऐसा एक आपको मिलेगा, पहले मगन तट आता है, फिर मगन ढाल आता है, फिर उभार आएगा, फिर और आगे जाएंगे तो कटक आएगा, फिर कहीं जाएंगे तो गर्त आएगा। और ये क्या है? ऐसे ये इधर स्थल मंडल है, तो ये आपका सागर है ना, ये ऐसे दिखाई देता है, ये पानी भरा है महासागर, महासागर। और इसकी भी जैसे आपके स्थल मंडल पे है ना, जब पर्वत पठार मैदान आप देखते हैं, नहीं देखते, खाड़ी गर्त ये वगैरह देखते हैं, ऐसी ही स्थलाकृतियां आपके क्या है, सागरीय भाग में भी देखने को मिलती है। सबसे ऊपर वाला जो भाग आता है ये आपका मगन तट, इसको क्या बोलते हैं आप? मगन तट। ये क्या होता है? मगन ढाल होता है। ये क्या होता है? मगन ढाल होता है। ये क्या है? उभार, इसे क्या कहा जाता है? उभार। और ये वाला जो समतल भूमि होती है इसको कहा जाता है मैदान, सागरीय मैदान। ये क्या कहलाते हैं? कटक है। जो ऊपर पर्वत होते हैं ना, अपने यहाँ पे पर्वत बोल देते हैं, वैसे ही समुद्र में अगर कोई पर्वत बना हुआ है, समुद्र में भी बहुत सारे पर्वत हैं आपके, ठीक है, जैसे चैलेंजर कटक वगैरह आप ऐसे नाम सुने होंगे, डॉल्फिन कटक है वो नाम सुना होगा, ठीक है। और ये क्या कटक, और ये क्या है? गर्त, यानी गर्त जिसे आप ट्रेंच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंच। जो विश्व का सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच कौन सा है? मोरियाना ट्रेंच, जैसे नाम सुनते हैं प्रशांत महासागर में, तो वो ये है। अब अब हाइट है, अब एक बात बताओ, हाइट जो हम कहते हैं ना समुद्र तल से मापते हैं, तो एक तो ऊपर वाला भाग है ए मान लिया इसको, और एक नीचे का ये मैदान वाला भाग बी मान लिया। कहाँ से मापते हैं आप हाइट? ए से या बी से? ए से या बी से? ए से। अभी बी आ रहा था। अब ध्यान देना, बी से नहीं मापते। अपने यहाँ पर नीचे है ना, अपन कहते हैं समुद्र तल, अपने यहाँ तल अपनी जमीन को मानते हैं। सागर में समुद्र तल तो कौन सा होता है? ऊपर वाला भाग होता है। ये तो क्या है? ऊपर वाला भाग, ये क्या कहलाता है? तल। और जो सबसे नीचे का भाग होता है ना, ये क्या कहलाता है? नितल कहलाता है। क्या कहलाता है? नितल। तो है, हाँ हाँ, वो इसीलिए लिखा होता है वो। अब कहने का मतलब, जितने भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम और उसके नीचे लिखा होता है समुद्र तल से हाइट। ठीक है, तो समुद्र तल से हाइट ये नहीं होती। ऐसे तो आप यहाँ से अगर कोई हाइट मापेंगे तो यहाँ रहेगी, इस कटक से मापेंगे तो यहाँ चले गए, तो एक समान हाइट रहेगी क्या? जो भी पानी की जो ऊपर की लेयर होती है, क्योंकि पानी हमेशा क्या रहता है? एक लेवल में रहता है। कभी आपने देखा पानी किसी किनारे पे, किसी बाथरूम वाथरूम में नहाने गए, पता लगा टब में का आप खोला टब और एक किनारे में पानी चढ़ के बैठा है, ऐसे कंधा उठा के, बोले इधर नहीं जाऊंगा, है? कभी देखा ऐसा? क्योंकि पानी तो लेवल बराबर ही रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि पानी का लेवल, आप मकान वकान बनाते हैं तो उसमें भी लेवल मापते हो नहीं मापते? छत वगैरह का इसे एक पाइप होती है, उसमें पानी भरते हैं, एक इधर से पकड़ता है, एक दूसरी दीवार पे पकड़ता है, फिर उसको ऊपर नीचे ऐसे करते रहते हैं। तो क्या है? पानी का लेवल हमेशा क्या है? एक समान। तो विश्व में जहाँ भी हाइट मापी जाती है, इसी को आधार माना जाता है, इसलिए समुद्र तल। तो कोई पूछ ले तो उसको पेंदा मत बता देना, समुद्र का ऊपर वाला जो पानी का सबसे ऊपर का भाग होता है वहां से मापी जाती है। ठीक है, चले आगे, हो गया नोट? ये वैसे ही आप समझ, एग्जैक्ट मानी जाती है आपकी। क्या है कि पहले तो क्या है कि आपका वैसे अंदाज लगाया जाता था। आजकल क्या होता है कि आपके सैटेलाइट है, जीपीएस सिस्टम, और आपके इतने सारे आपकी चीज़ें आगे हैं, उपकरण आगे हैं, एआई तकनीकी आपके पास आ चुकी है, ठीक है, जीपीएस सिस्टम आपके पास आ चुका है, तो आजकल एग्जैक्ट आती है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा, जो हम कहते थे ना मुख्य भूमि की सागरीय भारत की सीमा की अगर बात करते थे, तो पहले कितनी लिखी जाती थी? 7516.6 किलोमीटर। और अभी जो 2-3 महीने पहले, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा नई एक सीमा जारी की गई है, बोले कि तटीय सीमा इतनी नहीं है हमारी, कितनी है? 11,088 किलोमीटर है।
11,088 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास इतने सैटेलाइट वगैरह नहीं होते थे, तो हम सीधी रेखा ऐसे ऐसे माप लिया करते थे। और आपको पता है तट हमेशा सीधी रेखा में नहीं होता, जिग जैग पोजीशन में, कहीं बाहर निकला है, कहीं अंदर चला गया, फिर निकल गया, फिर आ गया ऐसे। तो इस बार जो आपकी जो लंबाई मापी गई है वो एग्जैक्ट तरीके से मापी गई है, और इसलिए जो आपके संशोधित डाटा है अभी पेपर में अगर ये आता है तो आपका गलत होगा। अभी कितनी है आपकी तटीय सीमा? 11,088 किलोमीटर है। पहले आप पढ़ते थे कितनी? 7,516 पॉइंट। करेंगे बाद में कभी चर्चा। ठीक है, इतना हो गया, चलें आगे। ठीक है, बाकी ये वाला आप देख लेना घर पे, आपको पीडीएफ मिले उसमें। उसके बाद में पठारी भाग की अगर बात करें, प्रमुख बिंदु उसमें लिख लेना, प्रमुख बिंदु पठारी भाग के प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु में पहला लिखेंगे आप राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 6.89%। लगभग आप कह सकते हो लगभग 7%, लगभग 7%। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 11% भाग निवास करता है। क्या करता है? निवास, निवास करता है। ठीक है, उसी में लिखेंगे आपका मिट्टी, तो कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी, काली मिट्टी। इसी काली मिट्टी का अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसके अन्य नाम क्या है काली मिट्टी के? तो इसे कहेंगे कपासी मिट्टी। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि कपास की फसल होती है, कपास की फसल के कारण, क्योंकि यहाँ पर कपास की जो फसल है वो क्या है? सर्वाधिक अगर कपास किसी में देखने को मिलती है काली मिट्टी में, और इसीलिए इसे काली मिट्टी को कपासी, मतलब कपास के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मिट्टी है, वो मानी जाती है। इसी को आप सवतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं, सवतः जुताई मिट्टी। सवतः जुताई मिट्टी क्यों? क्योंकि इसके जो बारीक जो कण होते हैं आपके, ठीक है, आपने देखा होगा कभी, आपने खेत है, चिकनी मिट्टी वाले जो खेत हैं, जब बारिश का पानी आता है जब, तो वो क्या है कि कीचड़ सा हो जाता है, पैर आपने गए उसमें गलती से घुस गए, घुटनों तक पैर आपकी जमीन में चले जाते हैं। चप्पल पहन के चले गए तो आपको पता ही है, चप्पल अंदर ही है, पैर पैर बाहर आएगा, आएगी भी तो वो बदिया बदिया आएंगे, वो नीचे का पेंदा है चप्पल का वो अंदर ही रहेगा है। तो और वो जब सूख जाती है तो क्या होता है? दरारें पड़ जाती हैं उसमें, दरारें पड़ जाती हैं। अब सवता जुताई के क्या है, कहीं कहीं क्षेत्रों में जब इस प्रकार की मिट्टी होती है तो उसमें अनाज बिखेर देते हैं, तो वो अनाज उन दरारों में क्या होता है? चला जाता है। बारिश आती है तो वापस से वो दरारें भर जाती हैं और फिर वो फसल है पैदावार हो जाती है, इसलिए क्या कहते थे? सवता जुताई वाली मिट्टी। एक इसका जो प्रमुख नाम है जो रेंगुर मिट्टी, ये काफी बार पूछा जाता है, रेंगुर मिट्टी है, रेंगुर मिट्टी। तो रेंगुर मिट्टी है वो भी किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, अब दूसरी बात है कि भाई चट्टान कौन सी पाई जाती है? चट्टान की अगर बात करें 4 नंबर पॉइंट में, चट्टान कौन सी पाई जाती है? तो बेसोल्ट चट्टान, बेसोल्ट चट्टान। अब ध्यान देना, आपको पता है कि मैंने बताया कि जो पर्वतीय प्रकार के, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो इधर का पार्ट हमने पढ़ा था, माही नदी बेसिन पढ़ा था, उसमें हमने कहा लाल मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा पर्वतीय प्रदेश है, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं और उसमें लोह तत्व की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अब इस पठारी भाग की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, बेसोल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, कहने का मतलब है यही पठारी भाग, नोट डाल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाल के आप लिख सकते हैं, यह भूभाग, यह भूभाग, भूभाग प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार, पठार के मालवा पठार का ही विस्तार है, मालवा पठार का ही। एक बार लिख लीजिए फिर डायग्राम में पढ़े देखेंगे इसको, विस्तार है, का विस्तार है। अब ध्यान रखना, अब ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर जो चट्टान पाई जाती है ना आपकी, वो कौन सी चट्टानें होती हैं? बेसोल्ट चट्टान। कौन सी चट्टानें होती हैं? बेसोल्ट चट्टान। और इनका जो रंग होता है, बेसोल्ट चट्टानों का जो रंग होता है वो क्या है? काला भूरा रंग होता है। क्या होता है? काला भूरा रंग। अब एक बात बताओ, जहाँ की चट्टानों का रंग काला होगा तो वो चट्टानों से ही क्या भंगुर होकर या अपक्षय होकर ही किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। अब वहां से जो मिट्टी प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी? जो चट्टान ही काली है तो वहां से मिट्टी भी क्या प्राप्त होगी? काली मिट्टी। वैसे ही हमने कहा माही बेसिन में क्या है? ग्रेनाइट चट्टानें थी जिनका रंग ही लाल था, तो उससे मिट्टी कौन सी बनेगी? लाल मिट्टी। वैसे ही हमने कहा पूर्वी मैदानी भाग में हमने कहा कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियां हैं और नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है जिसे आप क्या कहते हैं? जलोढ़क, और वो जलोढ़क के जमाव से जो मिट्टी बनेगी उसे क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। तो मिट्टी वाला जो चैप्टर है आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिंक करके हम देखेंगे चीज़ों को, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी आपकी? काली मिट्टी। और चट्टान कौन सी आपकी? बेसोल्ट चट्टान। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये भाग किसका है, तो आप लिखेंगे यह है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग है, भाग है। जैसे हमने कहा था, देखो आपको याद होगा, हमने
कहा था जो पूर्वी मैदान है, आपको शुरुआत वाली जो क्लास याद हो आपको, हमने कहा पूर्वी मैदान है और आपका जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, ये किसका भाग था आपका? टेथिस सागर का। किसका भाग था? टेथिस सागर का। टेथिस सागर का। और वही हमने कहा जो अरावली है आपकी और जो पठार है आपका, यानी दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ पर भी अगर ये कहे कि ये इस्तेलाह करती है, किसका भूभाग माना जाएगा, तो आप कहेंगे गोंडवाना लैंड का ही क्या है? भूभाग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। टेस्ट सीरीज डाल देना। हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज डाल दी जाएगी दीपक। कितने बजे से है टेस्ट आपका? शायद 2 बजे से रहेगा। आज पठारी भाग हम करेंगे, तो जितने बजे तक हो पाए। पहले होगा तो 1:30 बजे। अच्छा, सर ने क्या कहा था? सर ने क्या कहा था? 2 बजे से है? जीके के बाद में देखेंगे, या तो 20-25 मिनट पहले छोड़ देंगे, तो उसमें देख लेंगे, कर लेंगे एक बार। कोशिश करते हैं पठारी भाग ही हम पहले सल्टा दें, और ये हो गया तो वैसे ही टाइम है, फिर नया टॉपिक कल शुरू कर लेंगे। ठीक है। हाँ, इतना हो गया लिखने का सबका? मतलब लिखवाओ, अब तो लिखवा दो, जल्दी छोड़ने के नाम पे लिखवा दो। हैं? समझ समझ लेंगे हम घर पे, हैं? लिखवा दो बस। गुरुजी कहाँ से? गुरुजी तो और किसी के भरोसे बैठे हैं। हैं? लेट। रूममेट होगा कोई? रूममेट नहीं है क्या? रखा करो ऐसे, भाईले बना के रखा करो हॉस्टल में। कहते भाई लेट हो जाऊंगा, थोड़ा सा बचा के रखना, तो दाल है या भी रोटियां हैं। हैं? हैं? कैसे? बताओ कितने बजे तक लेनी है? आपको भी इनकी जैसी कोई समस्या है? तो खाया तो जाके। मतलब सब लोग इसी के लिए जी रहे हैं। चलिए, हो गया था लिखने का काम। चलिए आगे। कितने पॉइंट हो गए? 5। आगे लिखो छठा पॉइंट, उसी में लिखना 6 नंबर। इसी भूभाग में या इसी भौतिक प्रदेश में, अच्छा लिखना, इसी भौतिक प्रदेश में, भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक नदियां, सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक है, उसी में अगला लिखें 7 नंबर। इसी भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती। ठीक है, अब ध्यान रखना, सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है तो स्वाभाविक सी बात है वर्षा भी सबसे ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हो अर्थात, अर्थात सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्या है? भौतिक प्रदेश है। उसी में 8 नंबर में आप लिख लेना, इसी, या आप ये लिखना यह है, या इसी में लिखो, इसी भूभाग के अंतर्गत, के अंतर्गत महान सीमा भ्रंश, सीमा भ्रंश स्थित है, महान सीमा भ्रंश स्थित है। ठीक है, उसी में आगे लिखें 9 नंबर में, यह है भौतिक प्रदेश, यह है भौतिक प्रदेश बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है। अर्थात यह शाखा, यह शाखा कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा, शाखा यहीं से प्रवेश करती है, यहीं से प्रवेश करती है, यहीं से प्रवेश करती है। हाँ, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, पिंकू वर्मा, पीडीएफ है वो अपलोड कर लिया जाएगा। ठीक है, उसी में आप लिख लो, इस प्रदेश की प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें कौन सी हो जाएंगी? एक तो कपास हो जाएगी, कपासी मिट्टी बोले तो कौन सी होगी? कपास। उसके साथ में सोयाबीन की खेती यहाँ पर होती है। सोयाबीन के अलावा यहाँ अफीम की खेती,
जो झालावाड़ का जो पार्ट है, चित्तौड़ का जो पार्ट है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, अफीम का उत्पादन। क्या चीज? नहीं, मुख्यतः कपास तो सर्वाधिक वहां पे नहीं होगी। कपास गंगानगर हनुमानगढ़ का पार्ट है, इधर आप देखेंगे तो ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन क्या है कि उस प्रकार की जो मिट्टी है, मिट्टी में वहां पर अफीम है, अफीम वाला पार्ट वहां पे सर्वाधिक आपको देखेंगे। जो चित्तौड़गढ़ का जो पार्ट है और आपका जो झालावाड़ का जो पार्ट है, इधर वाले पार्ट में अफीम का उत्पादन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। देखो मेरी बात सुनो, एक अभी जो डाटा आ रहे हैं उसमें मैंने कहा था कि बांसवाड़ा का नाम आ रहा है, ठीक है। लेकिन पहले हम देखते हैं तो पहले किसका नाम आता था आपका? झालावाड़ का। लेकिन ध्यान रखना, एक माह विशेष में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करते हैं तो किसमें? आपका बांसवाड़ा। लेकिन औसत हम वार्षिक औसत जब हम निकालते हैं, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? वो आपका झालावाड़ी होगा, ठीक है। वो चर्चा करेंगे जब हम जलवायु पढ़ेंगे और वहाँ पे मानसून पढ़ेंगे, वहाँ पर मानसून का जो आगमन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। हो गया, चलें आगे। हो गया पीछे सभी का? चलिए तो उसी में आगे ऐड कर लीजिए कुछ चीज़ें और। उसी में लिखना, न्यूनतम न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला क्या है? ये भौतिक प्रदेश है। उसी में आप लिख लेना, 11 नंबर डाल देना, 12 नंबर में आप डाल देना, इस भौतिक प्रदेश की, इस भौतिक प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी होगी? चांदबाड़ी। कौन सी होगी? चांदबाड़ी। बता देना, चांदबाड़ी है ये। मुकुंदरा हिल्स का भाग है। और ये कहाँ पड़ती है आपकी? झालावाड़ में। झालावाड़ में। इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। 517 मीटर इसकी क्या मिलेगी? ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी में आप लिख लीजिए आगे, इस भौतिक प्रदेश का विभाजन, इस भौतिक प्रदेश का विभाजन, ठीक है। ध्यान रखना, वैसे कई जगह आपको सीधा 5 विभाजन लिख रखा है। डग गंगधर की भूमि है, शाहबाज की उच्च भूमि लिख देते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से झालावाड़ का पठार है वो लिख देते हैं। तो वैसे विभाजन अपन एक सिस्टमेटिक ढंग से इसका विभाजन देख लेते हैं। इसका मुख्य रूप से इसका विभाजन देखेंगे तो 2 भागों में हम इसका विभाजन देखते हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक बार लिख लीजिए, फिर डायग्राम में समझ लेंगे इसको। एक तो आप कहेंगे कि विंध्यन कगार भूमि, क्या है? विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। दूसरा है आपका दक्कन का पठारी भाग, पठारी भाग, ठीक है। अगर विंध्यन कगार भूमि की अगर बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, इसका जो विस्तार है आपका, इसका विस्तार जो आपको देखने को मिलता है, आगे विस्तार से और करेंगे इस पे। तो ये ध्यान रखना, आपका बूंदी के जो ऊपर का जो भाग है आपका, कुछ भाग बूंदी का, फिर बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर और जो करौली का जो भाग है, इधर जो आपका विस्तार इसका देखने को मिलेगा। इसका जो विस्तार है आपका बूंदी से, जो आपका सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो पार्ट है आपका के भाग में, क्यों ऐसा माना जाता है? तो ध्यान रखना, अपने यहाँ पर राजस्थान में बलुआ पत्थर की जो बात करते हैं तो बलुआ पत्थर है वो कहाँ से प्राप्त है? विंध्यन कगार भूमि से प्राप्त किया जाता है। कगार का मतलब क्या होता है? तीव्र ढाल वाली आपकी जो भूमियां होती हैं उसे कगार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा धौलपुर में लाल पत्थर है। जैसे आपको कहा था लाल बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो आप कहते हैं धौलपुर में। वैसे हम कहते हैं कि भाई गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो करौली में। कहते नहीं कहते? अपने जो कतले हैं, जो पट्टी जो आपकी निकाली जाती है वो कहाँ पर निकाली जाती है? वो आपकी भीलवाड़ा में, ठीक है। ऐसे ही सलेटी जो बलुआ पत्थर है वो कहाँ पर निकाला जाता है? आपका आपका करौली वाला जो पार्ट है वहां पर आप देखेंगे, नहीं सॉरी बूंदी वाला जो पार्ट है वहां पर देखेंगे। तो ये सारा का सारा पार्ट है, ये कहाँ पर? इसी में क्या है आपका? बलुआ पत्थर पाया जाता है। वो आगे चर्चा करेंगे विस्तार से, यहाँ पर अपन इतना नहीं करना है। उसके बाद में ध्यान रखना, जो दक्कन का जो पठारी भाग है, दक्कन का जो पठारी भाग है, इसको वापस से आप क्या करते हैं?
अलग अलग भागों में क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। अलग अलग भागों में इसका विभाजन एक तो आप करते हैं कि अर्धचंद्राकार, एक विभाजन करते हैं आपका अर्धचंद्राकार, चंद्राकार पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो विभाजन है इसका, दूसरा जो विभाजन है वो आप किसमें देखते हैं, शाहबाज की उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, किसमें, शाहबाज की, शाहबाज की उच्च भूमि, ठीक है। और एक विभाजन देखते हैं आप झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। तो जैसे किताबें लिखती हैं जनरली 5 भाग, तो उसमें एक तो इसको शामिल कर देते हैं, एक इसको शामिल कर देते हैं, एक इसको कर देते हैं 4 भाग, और एक और इसमें जो डग गंगधर की भूमि है उसको शामिल कर देते हैं। अब ध्यान रखना, डग गंगधर की भूमि अलग से विभाजन नहीं, झालावाड़ का जो पठार है उसी का ही दक्षिणी भाग है, इसी झालावाड़ पठार है, इसका जो दक्षिणी भाग है उसी को आप क्या बोलते हैं, डग गंगधर की भूमि, आपकी डग गंगधर की उच्च भूमि, डग गंगधर की उच्च भूमि है वो कहा किसका भाग, आप कहें झालावाड़ का पठार, तो कई किताबें लिख देती हैं इसको अलग से विभाजन दे देती हैं। वहीं पर अगर शाहबाज की अगर बात करेंगे ना यहाँ पर, तो ये कहाँ पड़ता है, देखो ये झालावाड़ में आपका, ये कहाँ पड़ता है, 12 में, कहाँ पड़ेगी 12 में। और 12 में आपको पता है रामगढ़, रामगढ़ का नाम सुना है, रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ की जो पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है, रामगढ़ क्रेटर है, जो घोड़े के खुर के आकार की जो पहाड़ियां हैं चंद्राकार रूप में ऐसे फैली, उन्हीं के बीच में एक झील का निर्माण हुआ उल्का पिंड गिरने से, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, रामगढ़ झील के नाम से, जिसे हमने क्या किया है, भारत की 12वीं क्या है, जियो हेरिटेज साइट है, उसके अंतर्गत क्या किया है, इसको शामिल किया गया, ठीक है, करेंगे चर्चा। वहीं पर अर्धचंद्राकार जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको वापस से आप और 2 भागों में विभाजित करते हैं, इसको वापस से क्या है, 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये 2 भाग कौन से इसके वापस है, आप कहते हैं सर इनको वापस से हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो आपकी बूंदी की पहाड़ी में, किसमें, बूंदी की पहाड़ी, एक तो क्या है बूंदी की पहाड़ी शामिल होती है, और एक इसमें मुकुंदरा की पहाड़ी आपकी शामिल होती है। कौन सी पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी। तो आपके अर्धचंद्राकार पर्वतीय क्षेत्र है, इसको वापस आप 2 भागों में, एक तो बूंदी की पहाड़ियों में और एक आप इसमें मुकुंदरा की जो पहाड़ी है उसमें विभाजन देखते हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है आपका जो पठारी भाग है इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है, बच्चों को पता नहीं, ये डग गंगधर की भूमि कभी देखते हैं, कभी कगार देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ज्यादातर किताबें सीधा लिख देते हैं कितने भाग हैं, ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन इनका वास्तविक विभाजन है, हम 2 भाग हैं, 2 भाग में एक तो विंध्यन कंगार भूमि है, दूसरा दक्कन का पठारी भाग है। विंध्यन कंगार भूमि है, मैं डायग्राम में समझाऊंगा अभी, ये कहाँ पर, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली धौलपुर का जो पार्ट है वहाँ पर बलवा पत्थर पाए जाते हैं, उन बलवा पत्थरों के नाम भी लिखेंगे। यहाँ पर दक्कन का जो पठारी भाग है इसको 3 भागों में तोड़ा आपने, ठीक है, एक तो किसमें, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी क्षेत्र है, एक आप कहेंगे शाहबाज की जो उच्च भूमि का क्षेत्र है, और एक आप कहेंगे झालावाड़ का जो पठार है उसमें। उसके बाद में भी अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें 2 पहाड़ियां शामिल होती हैं, एक तो आपकी बूंदी की पहाड़ियां शामिल होती है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, संतूर, ठीक है, 500 आपकी 13 किलोमीटर के आसपास जिसकी आपकी हाइट है वो आपको 353, सॉरी, ठीक है। वहीं पर आपकी क्या होगी, मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कोटा से शुरू होती हैं और कोटा से जाकर झालावाड़ तक जाके, कोटा से झालावाड़ तक फैली होती हैं, और इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शाहबाजगढ़, या सॉरी चांदबाड़ी जो चोटी है वो कहाँ पर है, इसी मुकुंदरा हिल जो आपका झालावाड़ में जाती है श्रेणी वहां पर, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा जो झालावाड़ का जो पठार है वो क्या है, डग गंगधर की उच्च भूमि जो पूछी जाती है वो किसका भाग है, इसी झालावाड़ के पठार का भाग है, ठीक है। इतना सा नोट कीजिए, फिर इसको डायग्राम में समझते हैं, फिर इनका एक एक के सारे जो पॉइंट है वो हम क्या है लिख लेते हैं। क्या, मुकुंदरा पहाड़ी वही तो है, मुकुंदरा हिल्स का मतलब पहाड़ी, ठीक है। मुकुंदरा जो पहाड़ी आप कोटा में पढ़ते हैं, जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी आप पढ़ते हैं, या मुकुंदरा आप वो पढ़ते हैं क्या है अपना राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, तो वो यही वाला है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वही है। हिल्स, पहाड़ी को ही हिल्स कहते हैं, पहाड़ी है उसको अंग्रेजी में कहोगे, उसी पहाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं। सर राजस्थान के परिचय में नामकरण मिस हो गया है, हरीश कुमार। अच्छा, कौन से स्थान विशेष को, जैसे योधई प्रदेश कौन सा है, जांगल प्रदेश किसको कहते हैं, ये वाले नाम की बात कर रहे हैं क्या, चलो वो एक लिखवा देंगे, वो एक बार लिखवा देंगे आपको, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इसको डायग्राम में समझ लेते हैं, उसके बाद में आपका ये पार्ट है वो समाप्त है। इसकी प्रमुख नदी पूछ ली जाए तो है, हाँ हाँ, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक, हाँ, पूर्वी राजस्थान में देखो सर्वाधिक फसल है, अगर जिलों के हिसाब से देखते हैं तो जैसे सरसों है, तो आपकी ये क्या है, सरसों भी अपने राजस्थान में पहले स्थान है। वैसे अगर देखते हैं तो जौ की बात करते हैं तो ये भी पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, जो जयपुर में सबसे ज्यादा होता है। गेहूं का उत्पादन करते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसलें वो ज्यादा हो रही है,
खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों में आपका जो भी शामिल हो जाता है, आपका गेहूं भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, बाजरे की अगर बात करते हैं तो वो आपका कहाँ पर है? आपका पश्चिमी राजस्थान में। बाजरे का सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी कहाँ पर? बाड़मेर, और उत्पादन भी कौन करता है? बाड़मेर करते हैं, ठीक है। वो अलग करेंगे। इतना हो गया लिखने का सभी का कम। अब समझ लें इसको सारे को, है बंजर भूमि कहाँ? बंजर भूमि अलग होती है। एक क्या होता है कुछ, अब एक बात, तो मूंगफली है, मूंगफली है बलुई मिट्टी में काफी अच्छी होती है। वैसे तो आप कहते हो बलुई मिट्टी क्या है, अगर मूंगफली, अगर दाने बड़े करने हैं, अगर मूंगफली को आपने काली मिट्टी में इनमें बोने का प्रयास किया, तो ऐसा नहीं है कि उत्पादन नहीं होता, लेकिन उसमें क्या है, तो उसका जो फैलने का जो आकार है वो छोटा रह जाता है। जो दाने जो बनेंगे वो क्या होंगे? छोटे होंगे। और जो बड़े बड़े दाने वाली जो मूंगफली होती है, मोटे जिसमें दाने होते हैं, वो किसमें? बलुई प्रकार की जो मिट्टी होती है वहां पर, क्योंकि उनको फैलने के लिए क्या वहाँ पे स्पेस मिलता है, ठीक है। तो उनको पानी मिलता है, तो पानी, अभी भी आप जाओगे इधर बीकानेर साइड में, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर जो टीले, जो आपके टीले हैं उनके ऊपर बाजरा लगा दिखेगा। जब बारिश के मौसम में जाओगे तो आपके जो बालू मिट्टी के जो हमने पढ़े थे ना, बालू का स्तूप वगैरह, ऐसे बड़े बड़े बालू के टीले हैं, उस पर देखेंगे तो आपको कहीं बाजरा लगा दिख रहा है, कहीं पे कुछ लगा दिख रहा है। तो पैदावार तो होती है, बस वो है कि भाई पानी का अभाव है, इसलिए वहां पर बारानी फसल है वो ज्यादा करते हैं। बारानी यानी बरसात पर निर्भर रहने वाली, ठीक है। हो गया इतना? हाँ सर, एक और जेम्स थोड़ी, अच्छा जेम्स टोड ने जो नामकरण किया था, जेम्स टोड ने जो नामकरण किया था जिस, अच्छा वो उसका कि भाई राजस्थान किसने कहा है? आपका राजपूताना है, ठीक है। जॉर्ज थॉमस आए थे, वो क्या है आपको 1800 ईस्वी में, जैसे राजस्थान को क्या कह के गए थे? राजपूताना। वहीं पर 18 और 100 आपके 29 में और 26 में यहाँ पर दो किताबें जिनके द्वारा एंटिक्विटी, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान वाली जो किताबें लिखी है उसमें इनको राजस्थान का है। वो पूछ लेंगे कौन सा अभिलेख है, ठीक है, बसंतगढ़ अभिलेख है, उसका जो आपका जो उनमें जो इनका नामकरण वगैरह है, वो एक क्लास में अपन को करवा देंगे नामकरण वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना वो इसलिए आता है क्योंकि ये नामकरण वाला पार्ट है ना, ये नामकरण वाला पार्ट बेसिक रूप से आपका ज्योग्राफी का पार्ट नहीं होता। नामकरण किस में पार्ट आता है आपका? जो आपका कल्चर वाला जो इनका पार्ट है, अपनी ज्योग्राफी की जो शुरुआत करते हैं उसमें किताबों में सबसे पहले ये होता है राजस्थान के नामकरण की, ठीक है। उसको क्या है, सामान्य परिचय में वैसे शामिल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ज्योग्राफी का पार्ट भौतिक प्रदेशों से लेके होते हैं, ठीक है। यानी भू स्थलाकृतियां हैं उनसे संबंधित होते हैं, न कि नामकरण से संबंधित होते हैं। करेंगे चर्चा उस पर भी। अब ध्यान देना, समझना, इसी के अंतर्गत पहले एक लिख लेते हैं, लिखने का काम पूरा कर लेते हैं, फिर समझने वाला काम एक साथ कर लेंगे। उसी में एक हेडिंग डाल लेना, महान सीमा भ्रंश। महान बातें कौन कर रहे हैं? महान सीमा भ्रंश, ठीक है। पहली बात तो है भ्रंश क्या होता है, ध्यान रखना। जैसे भ्रंश की बात करते हैं, भ्रंश की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? दो पर्वतों के मध्य की, दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य की भूमि, दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य की निम्न भूमि होती है। जैसे आप देखते हैं कि जब आप हिमालय पढ़ेंगे, जैसे आप हिमालय जब पढ़ते हैं तो हिमालय में आप तीन भ्रंश पढ़ते हैं। हिमालय की जब श्रेणियों की जब बात करते हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे हिमालय में सबसे ऊपर कौन सा आपका ट्रांस हिमालय आता है? कौन सा हिमालय आता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में आपका दूसरा हिमालय जो आता है वो क्या आता है? वृद्ध हिमालय। कौन सा आता है? वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय के बाद में जो एक श्रेणी आती है हिमालय की, वो कौन सी? लघु हिमालय। उसके बाद में एक जो श्रेणी आती है वो सबसे नीचे वाली, वो कौन सी आपकी? शिवालिक हिमालय। कौन सी? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। अब इनके बीच का जो निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, दो श्रेणियां, जैसे दो श्रेणियां आकर जहां पर मिलती हैं, जो बीच का जो खाली स्थान होता है उसी को आप क्या है? भ्रंश के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो भ्रंशों का जो नामकरण किया गया है ना, तो जैसे यहाँ पर इसका जो नामकरण है इन दोनों के बीच में, ट्रांस और वृद्ध के बीच में, इसे बोला जाता है इंडो सांगपो। इंडो सांगपो सच्चर जोन। क्या बोला जाता है? सच्चर जोन। और वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, उसको बोला जाता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम दिया जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वैसे ही लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, वो क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो महान सीमा भ्रंश है इसको आप क्या कहते हैं? ग्रेट बाउंड्री। क्या कहते हैं? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। और यहाँ पर क्या है आपका? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। नाम में बस एक ही परिवर्तन हुआ, उधर मेन है और इधर क्या है? ग्रेट, ठीक है। अब आपके सामने चार फोल्ट आ गए या भ्रंश आ गए, ठीक है। अब ये कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, ठीक है। और ये चारों ऑप्शन दे दे, ए नंबर दे दे इंडो सांगपो, बी नंबर दे देगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सी नंबर दे देगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और उधर महान सीमा भ्रंश न लिखकर क्या लिख देगा? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। तो दो ऑप्शन आपके सिमिलर से मिल जाएंगे, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। तो वहां पर कंफ्यूजन आपको पैदा होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन पैदा होगा। तो ध्यान रखना, ये इसलिए मैंने बताया कि आपस में आप तुलना कर सकें। मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वो अलग है, वो हिमालय में पाया जाता है, और अपने राजस्थान में जो पाया जाता है वो क्या आपका? मेन आपका, सॉरी, ग्रेट बाउंड्री
थ्रस्ट। अब इसके विस्तार की भी अगर बात करते हैं राजस्थान में, तो पहले तो कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहेंगे देखो इधर जो पर्वत श्रृंखला है आपकी वो क्या है, अरावली। आप कहेंगे सर ये क्या है आपकी, अरावली। क्या है, अरावली। और एक नीचे की तरफ जो पर्वत श्रृंखला है जो आपको देखने को मिलती है उसको आप क्या बोलते हैं, विंध्याचल की श्रेणी। क्या बोलते हैं, विंध्याचल श्रेणी। ये कौन सी आपकी, विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी। और मैंने कहा दो श्रेणियों के बीच की जो निम्न भूमि का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या, जोन या थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। अब विंध्याचल और अरावली के बीच की जो निम्न भूमि का जो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में ये जो निम्न भूमि का जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, इसी ही आप क्या कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री। ये क्या कहलाएगी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। क्या कहलाएगा, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है। अब काफी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि विंध्याचल को अरावली से किसके द्वारा पृथक किया जाता है, और ऑप्शन वही दे देगा 1 2 3 4। ठीक है, तो कौन सा होगा, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। काफी बार अगर पूछ लिया जाए कि इसका विस्तार कैसे है, अगर हम कहें इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो इसका विस्तार ध्यान रखना, यहाँ पर इधर वाला जो पार्ट है ये आपका बेगू से शुरू होता है। बेगू है आपका, बेंगू किसान आंदोलन जब पढ़ते हैं ना, बेंगू। और ये कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से इसका शुरू होता है। तो कहने का मतलब इसके विस्तार की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर बेंगू से इसका विस्तार शुरू होता है। बेंगू से कहाँ जाता है, उत्तरी कोटा में। उत्तरी जो कोटा का भाग है, उत्तरी कोटा का भाग वहां पर। उसके बाद में एक संतूर की पहाड़ी, कौन सी, संतूर की पहाड़ी जो कहाँ पड़ती है, बूंदी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखना। संतूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, बूंदी में। बूंदी के बाद में फिर ये कहाँ जाता है आपका, बूंदी के बाद में ये आपका जो करौली का पार्ट है, सपोटरा। सपोटरा, ठीक है। एक से पहले सवाई माधोपुर और इसमें शामिल कर लें, सवाई माधोपुर में भी जाते हैं, सवाई माधोपुर। सपोटरा है जो आपका करौली का भाग, वहां पर जाता है। उसके बाद में आपका धौलपुर, धौलपुर तक ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, फैला हुआ है ऐसे, पूरा का पूरा एक पट्टी के रूप में। ठीक है। जो आप कहते हैं ना कि भाई काफी बार पूछ लिया जाता है कि भाई राजस्थान का कौन सा भाग है जो विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत शामिल होता है, तो उसमें आप रणथंभौर का शामिल करते हैं। ठीक है। और यहीं पर आपका सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर का भाग है ना, रणथंभौर का भाग, रणथंभौर का भाग है, यहीं पर स्थित है। ध्यान रखना, यहीं पर क्या है, स्थित है। सवाई माधोपुर का रणथंभौर का जो भाग है वो इसी के अंतर्गत आप शामिल करते हैं। ठीक है, इतना एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? कहने का अर्थ है कि भ्रंश का मतलब दो पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बीच का जो निम्न स्थान होता है उसी को आप किसे, भ्रंश के नाम से जानते हैं। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। हिमालय में भी जो भ्रंश है उसको, जैसे इंडो सांगपो सच्चर जोन है आपका, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, वैसे ही आपका विंध्याचल श्रेणी और आपकी अरावली श्रेणी के मध्य जो आपका निम्न भूमि का जो क्षेत्र होता है उसे ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से आप जानते हैं। उस विस्तार की अगर बात करें तो बेंगू चित्तौड़गढ़ से उत्तरी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर का जो पार्ट है वो वहां पे देखने को मिलेगा। उसी में आप कुछ बिंदु और लिख लेना, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ नीचे। उसी में नोट डाल के लिख लेना। इस भौतिक प्रदेश में औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है। इस प्रदेश की जलवायु की अगर बात करें, जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो आप कहेंगे अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु कौन सी पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु। इसमें, इसमें देखो वो उधर वाला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये तो लिखना ही है इधर वाला तो सर है। वो तो मैंने बताया कि अगर बाई चांस मेन बाउंड्री थ्रस्ट और ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट आए तो थोड़ा सा आपको पता हो कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे। और वैसे भी आपका स्टैटिक जीके का पार्ट आएगा तो लिख ही लीजिए, क्या पता वो आपसे पूछ ले, क्योंकि इंडिया की स्टैटिक जीके तो है ही आपके।
हो गया। है रोटी खानी है? 12 घंटे हो गए? वैसे 16 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। 16 घंटे की फास्टिंग अच्छी होती है शरीर के लिए। है चलिए मैं एक बार जल्दी से पहले लिखवाने का काम करवा देता हूँ, उसके बाद में डायग्राम है। है कल फिर 15 मिनट में ज़्यादा लूँगा, फिर ध्यान रखना। है नहीं, कल मॉर्निंग में तो देखो टाइम टेबल तो यही रहेगा, शेड्यूल तो ये रहेगा। मैं देखो जैसे एक और बता दे रहा हूँ, एक जनरली आपको समझ लें कल। ध्यान रखना, हमने देखो एक जनरली मैं बता देता हूँ, जैसे ये अरावली है। अरावली के नीचे हम देखेंगे महान भ्रंश, ये क्या है आपका भ्रंश का पार्ट है। ठीक है, इस महान भ्रंश के सहारे सारे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका कगार जो भूमि है, विंध्यन जो कगार भूमि है वो देखेंगे, जो विंध्यांचल का सबसे अंतिम भाग माना जाता है। उसके बाद में इधर का जो ये भाग है, जो ऐसे ऐसे देखते हो ना, राजस्थान का ये भाग ऐसे ऐसे जाता है, मैप देखते हैं तो उसमें सबसे नीचे का जो भाग है, ये बड़ा भाग है, ये तो क्या कहलाएगा आपका झालावाड़ की उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार। ठीक है, और जो 12 का जो पार्ट इधर 12 है ना, ये 12 दिखाई देगा। यहाँ पर 12 वाले पार्ट में आपके शाहबाज की क्या है, शाहबाज की जो उच्च भूमि है वो आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? उच्च भूमि है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो ये भाग है, यहाँ पर इधर तो एक पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। क्या? बूंदी की पहाड़ियां, जो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बूंदी की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी। और ध्यान रखना, ऐसी बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? संतूर की पहाड़ी। और हमने कहा कि भाई संतूर कहाँ पे पड़ रहा है आपका? इसी महान सीमा भ्रंश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर एक आपको पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे, जो कोटा से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? आपकी झालावाड़ तक। और ये वाली जो आपकी पर्वत श्रेणी है, ये कौन सी होगी? आपकी मुकुंदरा हिल्स। क्या होगी? मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, अब इसमें लिखना इतना ही है। इसमें आपकी शाहबाज, ये ऊपर की जो भूमि है, उच्च कगार भूमि। क्या है? उच्च कगार। उच्च कगार में आपको इतना ही लिखना है कि विस्तार कहाँ पर है। आप कहेंगे कि कहाँ पर है? कोटा के उत्तरी भाग है जो इधर का, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर सवाई माधोपुर का पार्ट, करौली धौलपुर का जो पार्ट है वहाँ पर बलवा पत्थर पाए जाते हैं। लाल बलवा पत्थर कोटा में पाए, सॉरी आपका कहाँ पर? धौलपुर में। आपका जो स्लेटी रंग का जो बलवा पत्थर है वो कहाँ पर पाया जाता है? आपका बूंदी में। अगर आपका गुलाबी रंग का बलवा पत्थर है वो करौली में। भीलवाड़ा की अगर बात करते हैं तो कतले या पट्टी जो पाई जाती है पत्थर की, वो देखने को मिलेंगी। उसके बाद में अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र को दो भागों में बांटेंगे। उसमें बूंदी की पहाड़ी है, बूंदी की पहाड़ी में लिखेंगे इसका जो विस्तार है, दक्षिण आपका पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा में 96 किलोमीटर तक है। वहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? संतूर है, 353 मीटर जिसकी हाइट है। औसत अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 300 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं पर मुकुंदरा हिल्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में इसका विस्तार है। ये आपकी 120 किलोमीटर लंबी फैली है, जिसकी उच्च भूमि है कौन सी? चांदबाड़ी, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है, वहीं आप कहेंगे शाहबाज की जो उच्च भूमि है, इसी के भी पूर्वी भाग में यहाँ पर अर्धचंद्राकार रूप में घोड़े की नाल के रूप में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक झील प्राप्त होगी, जिसे क्या कहते हो? रामगढ़। क्या है? रामगढ़ झील। जो क्या है? एक उल्का पिंड गिरने से, कहा जाता है कि एक उल्का पिंड जिसे गिरने से निर्मित एक क्रेटर है, जिसमें पानी भरने से जिसका निर्माण हो गया, झील का निर्माण हो गया। और वो हम यहाँ पर देखेंगे, जिसे हमें 12वीं जो जियो हेरिटेज साइट के रूप में हमने क्या किया है? शामिल किया गया है। ठीक है, झालावाड़ की पठार है। झालावाड़ के पठार में ये देखना है, ये क्या? मालवा का पठार है, उसी का विस्तार है। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है, और यही झालावाड़ के पठार में इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पर जो ये क्षेत्र का भाग है, ये क्या है? आपका गंगधर है, गंगधर की जो उच्च भूमि का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। इसके साथ में आपका ये माल जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ये समाप्त हो जाएगा। कुछ पठारों की अगर हम बात करेंगे, जैसे उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, भोराट का पठार है, इनके बारे में हम लिखेंगे कौन सा कहाँ पर सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक है, दूसरा ऊंचा कौन सा, तीसरा कौन सा है। उसके बाद में ये आपका पठारी भाग आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट हमारा बचा है। तो हाँ, देखो देसी भाषा में डांग किसी और को भी बोलते हैं गाँव में, जो एक लठ होता है, तो कहते हैं ना वो जो पशुओं के लिए जो आ जाते हैं। अब डांग क्या? पथरीली भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि। ठीक है, अब डांग का क्षेत्र क्या है कि भाई जो आपका
जो इस नदियों वाले क्षेत्र में क्या होता है, बारिश की जहाँ पे ज्यादा होती है वहां पर जो छोटे बालू का कण होते हैं तो बह के निकल जाते हैं। उबड़ खाबड़ जो भूमि है वो पीछे कंकरीली कंकरीली भूमि बोल ले, या आप कह सकते हैं अनुपजाऊ भूमि का जो क्षेत्र होता है, बंजर भूमि का जो क्षेत्र है, उसके रूप में वो विकसित हो जाती है। चर्चा कर लेंगे। अब पहाड़ अलग होते हैं, पर्वत अलग होता है। 1000 मीटर की ऊंचाई के जो नीचे की जो ऊंचाई के जो शिखर नुमा जो आकृतियां होती हैं उसे आप पहाड़ी, जिसे आप आम भाषा में क्या है, क्या, ज्वालामुखी उद्गार के साथ में। अब ज्वालामुखी उद्गार क्या है, वो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है। टेक्टोनिक घटना देखेंगे जहां पर अब, जहां पर क्या है अभिसारी जो प्लेटें चलती हैं। पेपर देना है, ऐसे कैसे जा रहे हैं, पेपर देके जाना है। यहाँ पे देखो नंबर लिखे जाएंगे, यहाँ पे नाम आएगा, जो सबसे टॉप करेगा उसका नाम बोर्ड पे लिखा जाएगा। इस बार तो सबसे लास्ट आएगा उसका नाम लिखूंगा मैं, और जो नहीं आएगा उसका सबसे पहले लिखेंगे कि भाई ये नहीं थे। ठीक है सर, ये हो गया कट ऑफ। देखिए क्या ओबीसी की, देखते हैं हेमंत पेपर। ठीक है, सुनिए मेरी बात, अभी पेपर है, पेपर देखें, ऑफिस में कौन है देखना, बुलाना।